तो हो सकता है कि आप बोलो कि सर जी आज तो आपकी क्लास एकदम तंदूरी क्लास लग रही है ना, जिस तरीके से तंदूर में रोटियां पक जाती है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पहले हमने कुछ बात करी थी, जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब आपको अगर याद हो तो एनएलएम के बाद जो हमने बात करी थी वो थी वर्क पावर एनर्जी। मतलब जैसे ही आपको फोर्स की जानकारी होती है तो उसका अगला पड़ाव होता है फिर फोर्स से कैलकुलेट होने वाला वर्क, या और ढंग से बात करें तो एनर्जी, या और डिटेल में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई वर्क होगा तो ये तो बताना पड़ेगा ना कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं आपका बड़ा भाई निखिल भाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर नंबर 4। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। हालांकि थोड़े से डेरिवेशन से यहाँ पर, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरी क्लास है ना लेते लेते आपको पकाऊपन महसूस होने लग जाए, क्योंकि जहां डेरिवेशन आती है तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हैं, है ना। लेकिन ये बात भी ध्यान रहे कि डेरिवेशन भी आपके कंसेप्ट्स को इंप्रूव करती है ना। तो हो सकता है कि आप बोलो कि सर जी आज तो आपकी क्लास एकदम तंदूरी क्लास लग रही है ना, जिस तरीके से तंदूर में रोटियां पक जाती है ना, वैसे आज आपकी क्लास हम अटेंड करते करते पक गए, है ना। वैसे सर हम रोज ही पक जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताना भाई, मेरी क्लास कितनी तंदूरी लगती है तुम्हें, है ना। चलो, आज मैं बड़ा है ना बोल रहा हूँ भाई। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस सेशन की, और शुरुआत करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके लिए आप आइए सीधे यहां पर और देखिए नजारा इस मैसिव बॉडी की मैं बात करता हूं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पहले हमने कुछ बात करी थी, जो हमने पढ़ा था कहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था? ग्रेविटेशनल फील्ड होता था किसी भी बॉडी की वजह से उसके आजू बाजू के क्षेत्र में, फील्ड में यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे फायदा क्या आता था? इससे फायदा ये आ जाता था कि अगर अपने पास कोई, मान लो किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे पता है, इस बॉडी की वजह से इस पॉइंट पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, और मैं तुमसे पूछूं कि यारो फोर्स बताओ यहाँ पे, तुम बोलोगे अजी यारो फोर्स आ जाएगा अपने पास, कितना फोर्स आ जाएगा सर जी, m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि E जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये बताता है कि यूनिट मास पे कितना फोर्स लगता है, तो m मास पे m ही फोर्स लग जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने कहा यार बात बिल्कुल ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो एनएलएम के बाद जो हमने बात करी थी वो थी वर्क पावर एनर्जी की। मतलब जैसे ही आपको फोर्स की जानकारी होती है तो उसका अगला पड़ाव होता है फिर फोर्स से कैलकुलेट होने वाला वर्क, या और ढंग से बात करें तो एनर्जी, या और डिटेल में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर भी आपको उस पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल तो दिख रहा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि बात अब किस बारे में होने वाली है। कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरीके से था तो वो फोर्स ही ना, फोर्स ऑन यूनिट मास। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं फोर्स के अगले पड़ाव की, जो कि है वर्क। तो आप ये समझो कि यहां पे जो बातें होने वाली है वो वर्क से रिलेटेड ही बातें होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में हम बात करते हैं फोर्स ऑन यूनिट मास, तो यहां पर भी बात होगी वर्क डन ऑन यूनिट मास। आई बात समझ में? तो एक ऊपर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हमको क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है जी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, मान लिया उस पॉइंट को मैंने कहा P, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी, भाई ये पॉइंट P इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो इस बॉडी की वजह से ही होगा। इज व्हाट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई वर्क कर रहा होगा, किस पे कर रहा होगा? इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। आ गई ना बात, वर्क की भी बात आ गई, यूनिट मास की भी बात आ गई। फोर्स के अगले पड़ाव पे हम चल दिए, और ढंग से बात करें तो फोर्स पर यूनिट मास था तो वर्क पर यूनिट मास। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब भाई वर्क होगा तो ये तो बताना पड़ेगा ना कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक। इस तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है ना। अब बात यह कि आपको लग रहा होगा सर जी मतलब क्या है इसका यार, ये तो बताओ। तो इसको थोड़ा सा और सुलझा के मैं बता देता हूं कहना क्या चाहती है ये चीज। यह आपको सीधे सीधे ये बताना चाहता है कि मान लो इंफिनिटी दूर आपका एक पॉइंट है, पॉइंट मास है बेसिकली, इतना दूर इंफिनिटी पे,
इसको जब मैं लेके आ रहा हूं पी पॉइंट तक तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये भी ध्यान रहे इसको लाना कैसा है, स्लोली। सर ये स्लोली क्यों डिफाइन किया गया है? यार ये स्लोली इसी तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है, तो हमको पढ़ना भी ऐसे ही है ना, तो इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया, तो स्लोली लेके आना है। तो अब ध्यान से सुनना कि मैं मास को अगर इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, तो इस दौरान मास अगर कहीं बीच में रहता है तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? भाई ये बॉडी लगा रही होगी, तुम बोलोगे क्यों नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, डंके की चोट पे लगाएगी। और कितना फोर्स लगाएगी? m into gravitational field of this body. This is the force applied by this body and I am calling it force by system, है ना, या फोर्स बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम क्या कह रहे हैं, या कंजर्वेटिव फील्ड। अब मैं कह रहा हूं कि यार इसको स्लोली लाना है। स्लोली का मतलब क्या होता है? स्लोली का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एकदम हौले हौले चल रहा है, हल्लू हल्लू चलना है इसको, हल्लू हल्लू। हल्लू हल्लू कौन चलता है, देखा है कभी? हाँ देखा है ना सर। जैसे अगर हम बात करें घड़ी में जो है ना घंटे वाली सुई होती है, सर जी उसको देखते तो ऐसा लगता है रेस्ट पे है, लेकिन 1 घंटे बाद देखते हैं तो 1 से 2 पे आ जाती है, फिर 2 से 3 पे आ जाती है, ऐसे करते करते 12 घंटे पे तो एक पूरा चक्कर खा जाती है कि नहीं? तो लेकिन जब किसी मोमेंट पे देखते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रुकी हुई है। क्यों? क्यों? बहुत स्लो चल रही है। उससे भी स्लो लेके आना है इसको, इतना स्लो लेके आना है कि हर मोमेंट पे ऐसा लगे कि वेलोसिटी 0 है। तुम बोलोगे सर ऐसे तो फिर 7 जन्म लग जाएंगे यहां आते आते। अब यार वो टाइम कितना भी लगे उससे मुझे मतलब नहीं है, ला भी तो इन्फिनिटी से रहे हो, टाइम कितना लगे उससे मतलब नहीं है मुझे मतलब है बस स्लोली लेके आना है इसको। ठीक है सर, ले आए, स्लोली लिया है, आगे बताओ बात करना क्या है। मैंने कहा अगर तुम इसको स्लोली लेके आ रहे हो तो इस दौरान हर पॉइंट पे वेलोसिटी लगभग लगभग 0 है। तुम बोलोगे हाँ स्लोली लेके आ रहे हैं तो सर 0 ही है। मैंने कहा एक्सेलरेशन कितना है? सर अब वेलोसिटी अगर 0 है मतलब उसमें लगभग लगभग कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन भी फिर 0 ही होगा। सही बात। और सर जी अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मुझे एक फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि इस फोर्स को कैंसल आउट कर पाए। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना प्लीज कि सर फोर्स 0 है तो ये चल कैसे रहा है। भाई 0 फोर्स होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, जितनी भी वो चिन्नी मुन्नी सी वेलोसिटी जो होगी ना, वो एकदम चिन्नी सी जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से भी वो चल रहा होगा। जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तुमने 5 मीटर पर सेकंड देके छोड़ दिया तो चलता रहेगा। अब ऐसा मतलब चल कैसे रहा है, फोर्स तो लग ही नहीं रहा। भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ भूल गए क्या? है न्यूटन वो एप्पल जो उन पे गिरा था वही तुम पे फेंक के मारेंगे अगर तुम ऐसी बात करोगे तो। सर जी फोर्स 0 है तो ये चल कैसे रहा है? भाई न्यूटन का फर्स्ट नियम, पहला नियम, ठीक है, बिल्कुल वही एप्पल फेंक के मारेंगे तुमको अगर तुम ऐसी सोचो। तो फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी जो भी रहती है वो मेंटेन रहती है। तो यहां पे सबसे पहली चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमको लगाना पड़ेगा ये एग्जैक्टली सिस्टम के फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तुम बोलोगे हाँ हाँ ये बात तो समझ गए, ज्यादा है ना उड़ो मत हवा में सर, आगे बात बताओ आगे क्या हो रहा है। मैंने कहा आगे क्या हो रहा है, आगे तुम देखो भाई यहां से यहां ला रहे हैं तो वर्क हो रहा है। बोले हाँ यार वर्क तो हो रहा है। पोटेंशियल का जो सिंबल रहता है वो रहता है जनरली V। ठीक है, अभी V जो सिंबल आ रहा है तो मुझे निकालना है पोटेंशियल एट P। तो मुझे ये बताया गया है कि पोटेंशियल एट P अगर आपको निकालना है तो अगर एक्सटर्नल एजेंट ने यहां से यहां इसे लाने में, यहां से यहां इसे लाने में कितना वर्क किया, इतना वर्क किया, और कैसे किया ये वर्क, बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए। सर ये क्या लिख डाला है आपने ऐसा? मैंने कहा यार वो ये लिखा हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू P विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब ये एकदम वो सबस्क्रिप्ट में आ रही है ये चीज छोटी छोटी। ठीक है, तो ऐसे लिख दे, जैसे लिखना है वैसे लिखो अपॉन तो m मास को लाने में अगर इतना वर्क किया है तो मुझे तो यूनिट मास के बारे में बात करनी है, m से ही डिवाइड कर दो। ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का। तो मैथमेटिकली दिस इज द वे टू फाइंड व्हाट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब सुनना मेरी बात, यहां से तुम कहोगे कि सर जी, मैंने कहा हाँ जी, बोले सर जी ये जो एक्सटर्नल वर्क है तो वर्क तो आपने पढ़ाया है कि इसको आप लिखते हो F डॉट ds। मैंने कहा बिल्कुल सही।
बिल्कुल हम यही लिखेंगे एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी एल या एफ डॉट डी आर, जो भी लिखो। तो मैं यहाँ पे आर के टर्म्स में मेजर कर रहा हूं डिस्टेंस को, तो मैं इधर डी आर लिख देता हूं। तो वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तुम बोलोगे हाँ कोई तकलीफ नहीं है। लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक की। तुम बोलोगे अरे अरे कोई तकलीफ नहीं। और साथ ही साथ यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा किससे, एम से। बोलोगे अभी भी नो तकलीफ। अच्छा अब सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी आपको यह कहती है कि अगर आपका पोटेंशियल, ये धरती कैसे हिलने लगी, हाँ जी, तो पोटेंशियल आपके पास क्या आ रहा था, पोटेंशियल आ रहा था एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, दिस इज द वर्क अपॉन टोटल मास, इंफिनिटी से आर पी या इंफिनिटी से पी पॉइंट तक आपको लाना है। अब कोई कहेगा सर जी, मैंने कहा हाँ जी, बोले सर आपने एफ एक्सटर्नल को माइनस ऑफ वर्क डन बाय माइनस ऑफ एफ सिस्टम लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखा है। बोले सर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो, मैंने कहा लिख दो। बोले सर मैंने इधर ये लिख दिया, अब बताओ, मैंने कहा लिख दो। अच्छा जी, तो सर जी ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा यार ये लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई जब आपने एफ सिस्टम ले लिया तो इसकी जगह मैंने माइनस ऑफ एफ सिस्टम डाल दिया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन बाय सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन हो गया वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग दैट पॉइंट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट अपॉन एम, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in bringing a unit point mass from infinity to that point but with a negative sign। तो एक और डेफिनेशन सुनो इसकी, एक और डेफिनेशन जो यूज की जाती है पोटेंशियल के लिए, वो क्या है, इट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से सुनना एक एक बात, इट इज द वर्क डन बाय व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ये भी जो है आपका एक डेफिनेशन हो जाएगा इसका, पोटेंशियल का। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, मतलब फोर्स कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव होता है, जो ना पाथ पे डिपेंड करता है और ना ही वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जब सिस्टम वर्क कर रहा है उस दौरान काइनेटिक एनर्जी बढ़े या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़े या कम हो, यार ये हैंग हो रहा है क्या शायद, एक मिनट रुको, आ गया है हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था क्योंकि यार यहां पर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहां पर फिर काइनेटिक एनर्जी वाला कंस्टेंट हमको नहीं लगाना है। एक्सटर्नल एजेंट वाले केस में हमको काइनेटिक एनर्जी का कंस्टेंट लगाना है। देखो ध्यान से सुनना, आप अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हुए लेके आ रहे हो उसको, तो उस वक्त फोर्स वर्क डन बाय ये दोनों फोर्स, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझो जब आप ये कह रहे हो तब जाके ही काइनेटिक एनर्जी को जीरो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो जीरो कर रहे हो, स्लोली जब मूव करवा रहे हो, तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं और तभी इस चीज को मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। तो आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए। दिस इज ऑलवेज वैलिड, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड, बट यहां पे कंस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है, यहां कोई कंस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है मेरे भाई कि अगर मैं यहां से यहां लाया इसे, तो चाहे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं कि ना लगाऊं, ये फोर्स तो उतना ही लगेगा ना मेरे भाई। जैसे एक चीज समझाओ कि अगर मैं किसी चीज को ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूं, अब h डिस्टेंस में चला, तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, mg, फोर्स कितना लगा रही है, mg। अब चाहे मैं इसको एकदम तेजी से ले आऊं या धीरे धीरे लेके आऊं,
दोनों ही केसेस में mg का वर्क तो उतना ही आएगा। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको स्लोली लेके आता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कराता हुआ लेके आता हूं, ये चीज में काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है, वो बढ़े के कम हो, पोटेंशियल इसी तरीके से डिफाइन होगा। और इसको और ढंग से अगर मैं लिखना चाहूं तो आप इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हो, दिस फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू m into E, दिस फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू m into E विच इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये आ जाएगा अपने पास dr अपॉन m, m कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो ये अपने पास आ जाएगा फॉर्मूला माइनस का E डॉट dr, ऊपर वाले m से नीचे वाला m कट जाएगा। तो मेरे भाई ये तीनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तीनों के तीनों ही तरीके से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, तीनों ही करेक्ट डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन, इट इज द नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in bringing that unit mass from infinity to that point। और लास्ट डेफिनेशन है अपनी क्या, लास्ट डेफिनेशन है इट इज द नेगेटिव, या इट इज मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये तीन डेफिनेशन हो गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। हालांकि अगर आप बात करोगे इसकी यूनिट की, तो ये क्या था अपने पास, ये था न्यूटन पर केजी, तो ये आ गया न्यूटन मीटर पर केजी, मतलब जूल पर केजी। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, जूल पर केजी जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी अगर आप ऐसा यूनिट की बात करोगे तो वो आ जाएगा जूल पर केजी। और क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इसकी यूनिट ये रहेगी, एंड इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। यहां तक मेरे हिसाब से कुछ कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, आई भी होगी तो पहली बार जो पढ़ रहे होंगे बच्चे उनको बिल्कुल दिक्कत आई होगी, ये मैं मानता हूं, क्योंकि उनको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इतनी सारी चीजें एक साथ बोल दी। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बस 20-30% ही समझ में आ रहा है, या 50-60% ही समझ में आ रहा है, या 80-90% ही समझ में आ रहा है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपको डाइजेस्ट होने में, है ना। आपको नहीं, मतलब खुद वो टॉपिक डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो कुछ दिनों में, मतलब हो सकता है आज की क्लास के बाद आप अगली क्लास अटेंड करोगे तब तक आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, या आज की क्लास को अटेंड करते करते ही आप नॉर्मल हो जाओगे। तो अगर अभी भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो लगने दो, टेंशन ना लो, क्लियर हो जाएगा अपने आप आगे टाइम के साथ, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कहानी हो गई अपने पास किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने की। क्या कहा जा रहा है हमसे कि भैया या तो ऐसे निकाल लो, इस सिस्टम का वर्क निकाल लो, फिर m से डिवाइड कर दो और माइनस साइन लगा दो, या एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो निकाल लो, m से डिवाइड कर दो, या सीधे सीधे ऐसे निकाल लो। मैंने कहा चलो यार बातें होंगी बाद में, पहले सीधे इसका एप्लीकेशन ही देखते हैं, सीधे सीधे एप्लीकेशन देखते हैं और एकदम भिड़ते हुए हम लेते हैं एक पॉइंट मास को, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। चलो जी बात करते हैं इस बारे में। मैंने कहा हमारे पास एक पॉइंट मास है, तुमने बोला हाँ जी है तो सही। मैंने कहा उसका मास है कितना m, तुमने बोला ओके। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इधर मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल। आपके पास तीन तरीके हैं, तीनों में से आप जो लगाएं दोनों ही सही है ना, तीनों ही सही है, सॉरी। तो मैं तीनों ही आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि तीनों में कंसेप्ट है एक। अक्सर बच्चे वहां पे थोड़ा सा मिसजज कर जाते हैं कंसेप्ट समझते हुए, तो हम बात करेंगे। और मेरा मेन मकसद हमेशा ये रहता है कि आप कंसेप्ट को पकड़े, बाकी कुछ पकड़े ना पकड़े लेकिन कंसेप्ट जरूर पकड़े।
भले ही आपसे टफ क्वेश्चंस ना होते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं। कंसेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आगे जाके वो टफ क्वेश्चंस भी आपसे होने लग जाएंगे। बस आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो कंसेप्ट पे थोड़ी सी नजर गड़ा के रखनी है अपने को। तो अब ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि यार इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकल जाए। उसके लिए मैंने कहा कि जो डेफिनेशन मुझे बताती है, करने को जो कहती है, वही मैं करने लगता हूं। कि एक मैं पॉइंट मास उठाता हूं और उसको इन्फिनिटी से मैं यहां तक लेके आता हूं। अब जब मैं उसे इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहा हूं, मैंने कहा कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पे इसके बीच का जो सेपरेशन था वो हमने कहा कितना है, वो है कुछ r। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये इसको खींच रहा होगा कितने फोर्स से, ये खींच रहा होगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है? तुम बोलोगे बिल्कुल ये वेरिएबल फोर्स है। मुझे भी अगर इसको स्लोली मूव करवाना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मुझे भी लगाना पड़ेगा एग्जैक्टली इतना का इतना ही फोर्स, gmm बाय r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो मैंने बोला उसी चीज को अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस बार सारी चीजें वैल्यू के साथ हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉइंट मास है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। आप सीधे भी बोल सकते हो m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। आई बात समझ में? अब सुनो आगे। अब मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालूं। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो क्योंकि ये फोर्स, ये है फोर्स जो कि वेरिएबल है, तो वर्क डन तो भाई ऐसे ही निकलेगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक। तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या कहता है? डॉट प्रोडक्ट कहता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड जो कि आ जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। इसमें है असली कला। क्या है वो कला? वो सुनो। मैं कह रहा हूं कि यार आपने क्या किया, आपने इसे किया डिस्प्लेस कुछ इस डायरेक्शन। आप यहां से यहां आ रहे हो तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में आप तोड़ सकते हो। आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते। तो मैंने कहा जी वो छोटा सा जो वर्क होगा DW, इधर कोने में लिख देता हूं कि अपना जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है कौन सा, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इतने से इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सर जी एफ का मैग्नीट्यूड और या एफ डॉट डी आर, ऐसे लिखोगे आप। तो उसी को तो इंटीग्रेट करके टोटल वर्क मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे ये चीज लिखी, है ना। तो आप इस बात को समझो कि मुझे लिखना है एफ का मैग्नीट्यूड और डी आर का मैग्नीट्यूड, या यही लिख देता हूं यार मैं ना, एक ही स्टेप में लिख देता हूं, अलग अलग जगह क्या ही। तो डी आर का मैग्नीट्यूड कितना लिखूंगा? अब ध्यान से सुनना। डी आर, तो जब ये मास यहां से यहां जा रहा है तो आर में कमी आ रही है कि आर बढ़ रहा है? तुम बोलोगे सर आर पहले इनफाइनाइट था और धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। तो सर आर तो कम ही हो रहा है। हाँ बात सही है। मैंने कहा डी आर का क्या मतलब होता है? तुम बोलोगे सर डी आर का मतलब है चेंज इन आर। अच्छा, और मैंने कहा कोई क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो वो उसमें चेंज नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? तुम बोलोगे सर बात नहीं समझे। मैंने कहा ऐसा समझो कि तुम्हारा आर इनिशियल वैल्यू जो थी, मान लो वो थी 10 मीटर, और फाइनल वैल्यू जो है वो घटकर हो गई है 8 मीटर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं भैया चेंज कितना है इसके अंदर, चेंज हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा ऐसे लिखते हैं चेंज। फाइनल मतलब यहां पर है छोटी वैल्यू और इनिशियल है बड़ी वैल्यू, आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर कोई वैल्यू घट रही है तो उसमें चेंज नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे हाँ आएगा। तो यहां पर भी आर क्या हो रहा है? घट रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ। तो बताओ डी आर क्या है? स्मॉल चेंज। डेल्टा होता है बिग चेंज इन आर, डी आर है स्मॉल चेंज इन आर। तो ये स्मॉल चेंज इन आर जो है वो क्या नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी? तुम थोड़ा सा सोचोगे और बोलोगे हाँ सर नेगेटिव तो होगा। तो ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, डी आर इज एक्चुअली इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, और आपको यहां लिखना है डी आर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो डी आर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड डी आर लिख देते हो तो आप गलती कर देते हो बहुत बड़ी, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? माइनस लिख के। तो ऐसा मत बोलना सर आपने तो माइनस लिख दिया, ये क्वांटिटी तो माइनस है।
नहीं जी ना, दिस इज नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी, नाउ इट इज पॉजिटिव। तुम बोलोगे क्या बेवकूफ बना रहे हो यार। अरे मैंने कहा एक चीज बताओ, जैसे डेल्टा आर तुम्हारा क्या आया था, -2 आया था ना। बोले थे हाँ डेल्टा आर -2 आया था। मैंने कहा डेल्टा आर की वैल्यू -2 है, तो माइनस डेल्टा आर की कैसी वैल्यू है। तुम बोलोगे सर माइनस डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो है +2। मैंने कहा क्यों। तुम बोलोगे यार इस तरह का दिमाग घूम गया आपका, डेल्टा आर -2 है, माइनस डेल्टा आर +2 होगा ही होगा। तो मैंने कहा वही बात तो यहां हो रही है मेरे भाई, डी आर एक नेगेटिव वैल्यू है जैसे कि डेल्टा आर था, तो डी आर पे एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सर बट आपने इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, बिकॉज फॉर्मूला आपको डॉट प्रोडक्ट का ये कहता है कि ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव मेरे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एंड देन वी हैव टू अप्लाई कॉस थीटा। अच्छा जी कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच में एंगल। मैंने कहा हाँ, तो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया अपने पास 180। तो मैंने लिख दिया यहां पर कितना 180। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है -1। तो यहां पर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और लिमिट में लगा दूंगा आर की वैल्यू इंफिनिटी से लेकर, और मान लो इसको मैं कह देता हूं कुछ आर पी या आर ही बोल देता हूं, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको भी मैं आर ही कह रहा हूं। तो इंफिनिटी से लेकर आर की लिमिट लग जाएगी, तो यहां पर जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये 1/r², और इधर आ जाएगा dr, और इधर आ जाएगा इंफिनिटी, और इधर आ जाएगा r। यहां से हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो निकल के आएगा वो आएगा GMM बाय माइनस का 1/r²। आई बात समझ में। ओ बहुत बड़ी गलती, माइनस का 1/r, क्योंकि r की पावर -2 है तो -2 + 1 अपन -2 + 1 ये रिजल्ट आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका ये आ जाएगा, और इंफिनिटी से r तक हम इसे लिख देंगे ऐसा। अब एक बार मेरे को डालनी है अपर लिमिट, एक बार डालनी है मुझे लोअर लिमिट। अगर कई लोगों को ये समझ नहीं आया तो रुक जाओ यार, मैं पूरा ही लिख देता हूं। जैसे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये है अपना GMM, और इधर है r की वैल्यू -2। ठीक है, अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, अब मैं करूंगा। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1। तो पावर में -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1, इसलिए मैंने -1 लिखा अपॉन -1। आई बात समझ में। अब ये माइनस तो बाहर ले जाओ, और r की पावर -1 को मैं 1/r लिख सकता हूं। अब आई बात समझ में कि क्यों मैंने उसको माइनस का 1/r लिखा था, और लिमिट है इंफिनिटी से r तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार डालेंगे यहां पे r, और एक बार हम डालेंगे यहां पे इनफाइनाइट, और जब आप यहां देखोगे तो आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगी बात कि इस पर्टिकुलर केस में आपका जो 1/∞ इनफाइनाइट आ जाएगा, तो सॉरी 1/∞ 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का GMM/r। तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इतना वर्क हुआ, अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। ठीक है, तो इतना वर्क हुआ, तो अब हम आगे क्या कह रहे हैं भाई, पोटेंशियल निकालना था। पोटेंशियल क्या बोलेंगे हम भाई साहब, पोटेंशियल हम कह देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन m। ये है अपने पास GMM/r/m, ये कट गया और ये आ गया अपने पास पोटेंशियल। इस तरीके से वो था GM/r², ये क्या आ रहा है, माइनस का GM/r। ये अपने पास जो है वो क्या आया, ये आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस ऑफ GM/r। क्लियर, पॉइंट चार्ज के लिए वहां था GM/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, माइनस का GM/r। अगेन अगर आप देखोगे तो r की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो ये हो जाता है -∞, और अगर आप r की वैल्यू को इनफाइनाइट डालते हो तो ये हो जाता है 0। और क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एक चीज को समझना। अगर अपने पास ये कैपिटल M था, तो आप जब इससे दूर जा रहे हो, तो दूर जाने पर ये वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हो तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो हम क्या बोलेंगे कि बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं 4 और 2 में कौन बढ़ा, तो तुम कहोगे 4 बढ़ा, लेकिन -4 और -2 में कौन बढ़ा, -4 और -2 में -2 बढ़ा है। आई बात समझ में। आपको ये समझना होगा
कि मैग्नीट्यूड भले ही कम हो रहा हो लेकिन नेगेटिव साइन है ना यहां पे, तो ये आपको ये बताता है कि एक्चुअली पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल यहां पर क्या हो रहा है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिक्रीजिंग एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द मास, तो पोटेंशियल एक्चुअली डिक्रीजेस एंड व्हेन, क्या बोल रहा हूं ना, इंक्रीजेस। आर बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा, नेगेटिव साइन है तो बढ़ेगा। तो मास से जब दूर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मास के जब पास आओगे तो पोटेंशियल कम होगा। इसको एक और तरीके से समझा सकते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है इस डायरेक्शन में, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल कम हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्या कि इफ यू आर मूविंग पैरेलल टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, कि ऑन मूविंग, ध्यान से सुनना, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो होगा कम, V का मैग्नीट्यूड डिक्रीज। सिमिलरली ऑन मूविंग अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फील्ड, V एक्चुअली इंक्रीज। आगे और बात करेंगे इसके ऊपर एक और तरीके से, लेकिन यहां तक मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी। अब इसी चीज को आप जो है क्या कर सकते हो, इसी चीज को आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके में क्या होगा, मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, तो दूसरे तरीके में ये होगा कि यहां पर हमारे पास जो है एक्सटर्नल एजेंट की जगह क्या आ जाएगा, बस एक्सटर्नल एजेंट की जगह मैं लिखूंगा वर्क डन बाय सिस्टम, लेकिन साथ में आएगा एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आएगा। अब सिस्टम की जब आप बात कर रहे हो तो ये सिस्टम का मैग्नीट्यूड तो अभी भी यही है, dr अभी भी माइनस dr है, लेकिन आपका जो ये एंगल आ रहा है ये 0 डिग्री है, क्योंकि सिस्टम का फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, और साथ ही साथ यहां एक नेगेटिव साइन भी है। बाकी कहानी वही की वही सेम है। बाकी कहानी में क्या हो रहा है, वही कॉस, देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और वही चीज आ जाएगी। अब आगे का मामला पूरा एज इट इज वही का वही है, तो मैं कह देता हूं कि यहां पे आपके पास यही चीज आ जाएगी। तो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, अगेन वी हैव पोटेंशियल एस, या इधर ही कह दूं, ये यहां पर आ जाएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही आ गया ना, सब कुछ वैसा का वैसा ही आ गया, तो मैं बोल सकता हूं नाउ सेम, तो सिमिलरली यू विल गेट व्हाट, द पोटेंशियल एज माइनस का gm/r, तो ये आएगा आपका पोटेंशियल, ठीक है। और सुनो, अब एक तीसरा मेथड और था। तीसरे मेथड की क्या कहानी थी, तीसरे मेथड में हमको ये कहा जा रहा था कि भैया आप क्या करें कि वर्क ना निकाल करके पहले आप सीधे ही माइनस ऑफ ई डॉट डी आर लिख दे। आओ उस तरीके से भी बात कर लेते हैं, हम क्या करें, सीधे माइनस ऑफ ई डॉट डी आर की तरीके से इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये अपना था m, और मुझे किसी इस पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो तरीका क्या बोला बताया गया आपको कि इंफिनिटी से लेकर यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड को इंटीग्रेट कर दो, लेकिन माइनस साइन के साथ। याद है ये अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। आ जाओ जी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पे, अब वो पॉइंट मास भूल जाओ, पॉइंट मास हो के ना हो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है भाई। जिस तरीके से अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे होने या ना होने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं बोलूं देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मुझ पे लग रहा है, तो मैं कहूं मेरी वजह से वो है ग्रेविटी, नहीं, मैं हूं कि नहीं हूं ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा। उसी तरीके से वो पॉइंट मास हो के ना हो, पोटेंशियल तो डिफाइंड है। तो पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज एक्चुअली माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। और यहां हम क्या कहेंगे, यहां हम कहेंगे कि भाई इस पॉइंट पे E की वैल्यू आएगी ऐसी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, और आप आ भी रहे हो ऐसे, ये वही सेम डेरिवेशन हो जाएगा, कुछ नयापन यहां पे नहीं है। भाई आप क्या करेंगे, आप जो है यहां से लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड जो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से यहां मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा gm/r², फिर आप लिखोगे वही माइनस dr, फिर आप E और dr के बीच का एंगल लिखोगे वो आ जाएगा 0, फिर आप वही लिखोगे इंफिनिटी से r तक,
फिर यहां से जो जो कॉमन निकल जाएगा वो है माइनस का सॉरी gm, और अंदर रह जाएगा 1/r² dr, जिसको अगेन आप लिख सकते हो r की पावर -2 dr, और माइनस माइनस ये हो गया आपके पास प्लस, और ये इंफिनिटी से r तक। सॉल्व करके वापस से सेम वही कहानी आपके आंखों के सामने होगी, और उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये तीनों चीजें एकदम धागा धागा क्लियर है ना, इसका रेशा रेशा अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना कि भैया तीनों बातें क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो ये भी बताना कि क्या क्लियर नहीं हुआ या क्या तुम्हें तकलीफ महसूस हुई, है ना। कुल मिला के बात यह है कि कान पकड़ने अब वो कैसे भी पकड़ो, है ना। तुम बोलोगे सर काहे के 3 मेथड, एक ही मेथड है ये, घुमा फिरा के वही कर रहे हो आप। हाँ तो बात सही है, घुमा फिरा के हम वही कर रहे हैं। सर फिर क्यों बताया, काहे ऐसे 3 मेथड बताए, क्योंकि यार आप जानते हो आप कहीं ना कहीं से पढ़ोगे, और भी शायद पहले भी कहीं पढ़े होंगे या फिर अभी भी आगे भी कहीं बुक फॉलो करोगे, कुछ करोगे, कहीं पे आपको कुछ और दिखे, कहीं पे आपको कुछ और दिखे, कहीं पे आपको कुछ और दिखे, और आपका सर चकराया जाए कि अरे यार कहीं कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है। बात यह कि सब सही पढ़ा रहे हैं, सब सही पढ़ा रहे हैं, बस इस तरीके से ये तीनों चीजें हो जाएंगी। बात यही है कैसे भी पकड़ो, कान पकड़ने बस, ठीक है। तो यहां पर अभी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पहले तो इसको सेट कर, ऐसा बोल रहा है भाई ये क्या हो गया। तो ये अपने पास पॉइंट मास की वजह से कुछ चीजें हमने देखी, क्या बात है, शाबाश, इतना पराक्रमी, इतना तेजस्वी हूं क्या मैं। क्वेश्चन ले आया, उसका डायग्राम ही नहीं बना के लाया, लेकिन कोई बात नहीं, बना देंगे भाई, टेंशन। आपसे यहां पे क्या पूछा जाता है, चलो इस क्वेश्चन को अभी डिलीट मार ना, बेटर ये है क्योंकि हम हरी बना लेते हैं क्वेश्चन को डिलीट मारते हैं, उसको आगे देखें, कल के सेशन में देखेंगे, क्योंकि वहां पे वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, अभी आज भी देख लेंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं। सुनो यार, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मान लो अपने पास एक ये स्क्वायर फ्रेम है, मतलब स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पर आपके पास रखे हैं ये कुछ, क्या रखा है, मास रखे हुए भाई साहब, मास रखे, और बताओ। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये स्क्वायर का साइड जो है वो है ए, और कुछ मैंने कहा कि भाई अब मैंने एक लाइन बना दी ऐसे और ऐसे, बोले और कुछ, मैंने कहा ये पॉइंट है अपना ओ, सर जी और कुछ, मैंने कहा ये है ए बी सी और डी, तुमने कहा सर जी अब बस बस अब और आगे मत जाना, बस यहीं पे इतनी सी बात करो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं, सवाल ये है फाइंड द पोटेंशियल, ऑब्वियसली ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहां पे, एट पहला पॉइंट ओ, दूसरा पॉइंट ए, तीसरा पॉइंट बी सी एंड डी। आराम से सोच समझ के मुझे बताइए कि यहां पर कितना कितना पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और फटाक से सॉल्व करके बताएं मुझे कि क्या रिजल्ट आएगा। एकदम ये रद्दी सवाल है, महारद्दी, एकदम लल्लू पंचू सवाल है, ठीक है। तो ये लल्लू और पंचू सवाल जो है इसको देखते हैं भाई, क्या करना है अपने को, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अब तुम बोलोगे सर ये तो तीनों ही पॉइंट मास है, सॉरी चारों ही पॉइंट मास है। मैं कहा चारों पॉइंट मास है, सही बात है, और पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल होता है माइनस का gm/r। अब तुम बोलोगे यहां पे सर आपने ही कहा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 4 पॉइंट मास है, तो चारों की वजह से पोटेंशियल लिख देंगे और स्केलर तरीके से ऐड कर देंगे। मैंने कहा एकदम सही, बिल्कुल तालियां, सही जवाब, मजाक में तालियां नहीं, सच में तालियां, अगर ऐसा सोचा है तो अगर आप ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, अब क्या करें, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल इन चारों की वजह से होगा, तो चारों का जो है दूरी निकालें कितनी होगी, तो ये a है, ये a है, तो ये पूरी दूरी होगी √2a, ये आ जाएगी √2a का आधा, मतलब a/√2, √2a का आधा a/√2। और यहां से अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई हर मास कितनी दूरी पे है, हर मास a/√2 की दूरी पे है, हाँ के ना, तुम कहोगे हाँ, तो मैंने कहा एक मास की वजह से कितना पोटेंशियल, तुम कहोगे माइनस का gm/r, r इज a/√2, और मैंने कहा टोटल कितने मास हैं,
सर जी है 4, तो चारों को ऐसे लिख दूंगा कि इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो कितना भाई 4 गुना, बस खत्म, निपट गया, निपट गो, सवाल निपट गो भाई। और कछु ना करनो ही मैं, सवाल जो है वो निपट गो। अब सुनो अगला, अगला क्या करा, पॉइंट ए, तो आ जाओ भाई पॉइंट ए ले ले। पॉइंट ए के लिए क्या करोगे, पॉइंट ए के लिए तुम बोलोगे सर जी ये दूरी बताओ, मैंने कहा a/2, बोले सर जी ये हम बताएंगे, मैंने कहा बताओ, तुम बोले a/2, बोले सर जी ये दूरी बताओ, मैं बोला यार ये दूरी, बोले हाँ ये दूरी, मैं कहा यार लगाओ पाइथागोरस, बोले लगा ली सर जी, a/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/4, ये आ जाएगा a², दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 5/4a², उसका रूट, बोले सर जी ये वाली जो दूरी आ रही है वो आ रही है √5a/2। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमने निकाल दी, अब ये वाली आप बता दो, मैंने कहा यार ये जितना ये भी उतना ही, बस काम खत्म। इस पॉइंट की चारों से दूरी देख लेनी थी और कुछ नहीं करना था। जब आप एक ही बात करोगे तो आपके पास कहानी आपको दिखेगी, माइनस का gm/a/2, माइनस का gm/a/2, और ऐसे कितने हैं, ऐसे जो है वो 2 है ना, है ना, कितने आदमी थे, 2, ठीक है। तो यहां पर A इसकी, अब इसके ऊपर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख लिया, अब इन दोनों की वजह से बात करेंगे, ये भी √5a/2 की दूरी पे है, ये दूरी भी √5a/2 है, तो किसी एक की वजह से कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी आ जाएगा G, अरे यार वो ऐसा मत बोलना सर, ये स्मॉल m जो है वो कैपिटल M कैसे बन गया ना, बोले सर ये चमत्कार कैसे कर दिया आपने, ठीक है, तो वो स्मॉल m ही है, gm/√5a/2, और ऐसे कितने हैं, 2, बस ये आपका पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब कुल मिला के एकदम रद्दी चीज है, मतलब एकदम हल्की चीज है, हल्की फुल्की, ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं किसी भी चीज के अंदर, सीधे सीधे इसको ऐड करना होगा, ठीक है। और आगे की बात करें तो बी सी और डी के लिए तुम बोलोगे सर बी सी डी ये सब आइडेंटिकल ही तो है, बोले सर देखो आप ए के लिए ये दो तो a/2 की दूरी पे थे, तो अब इस बी के लिए भी ये 2 a/2 की दूरी पे है, और ये √5a/2 की दूरी पे, तब वही मोह माया है सर, नहीं, ए बी सी डी दे आर एट द सेम पोटेंशियल, मैंने कहा बिल्कुल एकदम सही बात। तो आगे बढ़ा जाए, तो हमने बात कर ली पॉइंट मासवा की, अब पॉइंट मास के बाद हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है किसका, सर्कुलर रिंग का। सर जी ये सर्कुलर रिंग है कैसी, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, सर जी हमने यूनिफॉर्म रिंग का तो जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड की फॉर्मूला या वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में आप बताएं, ठीक है। तो मैंने कहा यार, बोले हाँ हाँ बोलो बोलो, अरे मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, सर जी पूछो तो सही, मैं कहा यार ये रिंग किससे मिलके बनी है, अरे हमको क्या ऐसे ही समझाएगा सर, अभी देखो पॉइंट मास से मिलके बनी है, मैंने कहा बिल्कुल सही एकदम, ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना, सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूं, सही जा रहे हो, रिंग किससे मिलके बनी है, पॉइंट मास से मिलके बनी है, पॉइंट मास से मिलके बनी है, तो यहां पर मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रहा हूं कि एक मास इधर उठा लो, मैंने कहा ठीक है उठा लिया, क्या नामकरण कर दो भाई, क्या है डीएम, बोले डीएम है, क्या है डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अरे नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है भाई साहब, ये जो है आपका, ये जो है क्या है डीएम, वो छोटा सा मास, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इधर मान लो मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था, मतलब मुझे कहां निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सिस पे निकालना है साहब, एक्सिस का ये पॉइंट कितनी दूरी पे है सेंटर से, एक्स दूरी पे है साहब, और रिंग कितनी, रिंग का रेडियस क्या है, मैंने कहा ये है आर, तुम बोले ओके, मैंने कहा इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, तुम बोलोगे सर वो आ जाएगा डीवी, है ना, तो मैंने कहा डीवी की वैल्यू कतेक कितनी लिखोगे भाई, डीवी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसका ये पॉइंट मास है, तुम बोलोगे हाँ है, तो मैंने कहा यार इसका पोटेंशियल आ जाएगा जी डी एम और ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है भाई, r² प्लस x², बोलो लिखो लिखो जल्दी लिखो सर जी, मैंने कहा लो लिख दी, सर जी अभी तक आपने बताया नहीं ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने कहा रुको तो सही बताते हैं मेरे भाई, अब सुनो कहानी,
अब एक की वजह से इतना पोटेंशियल है, तो सभी की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पी पर, तो मैं क्या बोलूंगा, बोले यार हम कर देंगे इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन जो हम कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन हमको क्या कह रहा है, ये हमें चीख चीख के कह रहा है कि देख भैया मैं कांस्टेंट की बहुत इज्जत करता हूं, इतनी इज्जत करता हूं कि उसको मैं निकाल के बाहर फेंक देता हूं, है ना। इंटीग्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट क्वांटिटी की बड़ी इज्जत करता है, ठीक है, उनको निकाल के इज्जत के साथ बाहर फेंक देता है ना, ऐसी इज्जत करता है, ठीक है। तो भैया जो जो कांस्टेंट होंगे उनको इज्जत के साथ बाहर निकाला जाएगा, है इज्जत के साथ बाहर निकालना। जब बाहर ही निकाल दिया तो फिर इज्जत वाली क्या बात। तो अब मुझे बताओ कांस्टेंट क्या क्या है भैया, बोलो ये कांस्टेंट, सर जी कांस्टेंट है कि नहीं। और मैं कह रहा हूं कि भैया आर और एक्स ये दोनों कांस्टेंट है। तुम बोलो क्या कह रहे हो, आर और एक्स कैसे कांस्टेंट है। मैंने कहा यार ये पॉइंट जो है सारे डीएम, जैसे ये वाला डीएम उठाओ और ये वाला डीएम उठाओ, ये वाला जो डीएम है, ठीक है, ये वाला जो डीएम है, ये दूरी भी तो कितनी आएगी, ये दूरी भी तो रूट ऑफ इतनी आएगी। अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये जो रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, तो ये टोपी बन गई क्या, वो बर्थडे कैप, कोन नहीं बन जाएगा, ये कोन टोपी बन गई क्या, टोपी। उस टोपी की जो ये चोटी होती है ना, चोटी है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो चोंच होती है, चोंच, बर्थडे कैप की वो टोपी देखी होगी ना, उसकी जो चोंच होती है, तो उस चोंच से तुम सर्कल, जो बेस पे सर्कल बन रहा है उसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी लाइन डालो, सब सेम लेंथ की आएंगी और वो इतनी होगी। तो ये तो कांस्टेंट है ना मेरे भाई, हर एलिमेंट की दूरी इस पी पॉइंट से सेम है, और अगर वो सेम है तो सारा बाहर निकाल लो मामला, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम का इंटीग्रेशन क्या कह रहा है तुम्हें, ये कह रहा है कि यार इंटीग्रेट कर दे। अब इंटीग्रेट कर दे तो यार यहां पर ये बताओ मुझे, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। मैंने कहा कोई फर्क ही नहीं पैंदा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये यूनिफॉर्म हो कि चाहे ये नॉन यूनिफॉर्म। जब ये है ही इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो क्या फर्क पड़ता है, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सब के लिए वैलिड है ये चीज। भाई मास कितना लिया था हमने, तो आप भी कमाल के ढक्कन हो, एम और आर, तो यहां पर एम और ये अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग एट दिस पॉइंट पी। सेंटर पे कितना आ जाएगा, जी एम बाई आर, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, जी एम बाई आर, मामला खत्म, ठीक है। यहां से एक मैं बात बताना चाहूंगा, बात यह है कि इसमें एक है ना इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है, वो क्या है कि जब भी आपका जो मास है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसका हर एक एलिमेंट जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आपको क्या मिले, जब भी आपको एक ऐसा मास मिले जिसका हर एक एलिमेंट जिस भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, जैसे कि ये रिंग में था, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, माइनस का जी टोटल मास अपॉन दैट इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि आप यही लिखोगे जी उस एलिमेंट का मास अपॉन दैट डिस्टेंस, वो जी और डिस्टेंस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट का मास इज द टोटल मास। तो ये कहानी कब कब और वैलिड हो जाएगी, जैसे अगर आप सेंटर पे चले गए तब भी आप इक्वी डिस्टेंस ही रहे, तो कितना जी एम बाई आर, डिस्टेंस कितनी है आर, और कहां कहां पे लगेगा ये केस। अगर मैं आपको कहता हूं, क्या कहता हूं, मैंने कहा यह है अपना एक स्फीयर, कैसा स्फीयर है सर जी, मैंने कहा हॉलो हॉलो स्फीयर है, हॉलो 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 स्फीयर। कैसा है सर जी, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, मैं कहा भाड़ में जाए, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म दोनों ही चलेंगे, कैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है साहब, वजह यह है कि मेरे को अभी कहा गया है कि ओ पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए। अब बताओ ओ पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे ही होगा मास, तो उस मास से कितनी दूरी पे है, आर की दूरी पे है, और आर की दूरी पे यदि वो है तो हम क्या बोलेंगे, जी टोटल मास एम अपॉन दैट डिस्टेंस। खत्म, खत्म भाई खत्म। आई बात समझ में, बोले खा करते हुए थूक मत देना, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहीं पे होगा कि वैलिड, क्यों भाई, हॉलो की जगह आप ऐसा कर लो कि यार हेमिस्फीयर ले लो,
सर हेमिस्फीयर कहा, अच्छा मतलब तब भी लेकिन सेंटर पे ही निकालोगे ना सर? हाँ हाँ तब भी सेंटर पे, ऑब्वियसली तब भी सेंटर पे ही बोलूंगा मैं। सेंटर पे आपका यही पोटेंशियल आएगा अगर इसका मास m है और ये r माइनस का Gm/r। भाई गलती से अगर मैं कहीं माइनस लगाना भूल जाऊं तो लगा लेना, पहले ही बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि अपने को आदत पड़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, तो जल्दबाजी में मेरे दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा होता है, अंदर हाथ ग्रेविटेशन का चल रहा है लेकिन दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो माइनस साइन नहीं आता है, मतलब 12th में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार अपना कोटा वाली आदत पड़ी हुई है ना, 8 साल कोटा वाला सिस्टम पे ही पढ़ाया है हमने, है ना, रेजोनेंस में जब थे। तो वहां पर अब क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाते थे, तो ये डेरिवेशन तो हम कराते भी नहीं थे वहां पे। क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी करवा दिए, और ग्रेविटेशन कोटा में जो है, मतलब रेजोनेंस में, तो बाकी इंस्टीट्यूट को इतना पता नहीं है, लेकिन रेजोनेंस में या जेई की तैयारी जब भी होती है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ही पढ़ाया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। अच्छा फिर तुम ये भी समझ गए होंगे कि यार अब आधा स्फीयर क्या, अगर स्फीयर का मैं इतना सा पोर्शन भी उठा लाता हूं, लेकिन इसके सेंटर की बात करता हूं, यहां नहीं, यहां सेंटर की बात करता हूं, तो Gm/r ही आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात, ये चलो इसको तो लिख ही देता हूं एटलीस्ट, चल जा रहे भाई, ठीक है, क्लियर। और कहीं कुछ ऐसा और कहीं दिख सकता है क्या? मैंने कहा जहां भी तुम्हें लगता है ऐसा, वहां ये चीज हो जाएगी, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। चले तो आगे बढ़े और बात करें अब हम किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क की, ठीक है। बात हम करने वाले हैं अब डिस्क की। अब तुम बोलोगे अरे वो तंदूरी क्लास वाले, अरे वो पकाने वाले, हम जानते हैं कि तू क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ भाई क्या कहना चाहता हूँ, भले तो यही कहना चाहता है कि अब ये डिस्क जो है वो बनी होगी किससे, रिंग से। मैंने कहा एकदम सही पकड़े हो, एकदम सही भाई, यहाँ पे जो डिस्क है वो किससे मिलके बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से मिलके बनी हुई है। अब तुम बोलोगे कि सर हम ये भी जानते हैं कि तू क्या कहना चाहता है, बोले तू ये कहना चाहता है कि इसका मास है Dm। मैंने कहा एकदम सही पकड़ा तुमने, इसका मास है Dm, इसका मास है टोटल कितना, मान लो m और ये है r। तो अब आप कहेंगे कि सर जी, मैंने कहा हाँ जी, बोले यार अब वही घिसी पिटी बातें कि भाई एक्स डिस्टेंस पे हमें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है इस डिस्क की वजह से। तो ये डिस्क जो है वो बहुत सारी रिंग से मिलके बनी है, और रिंग का मास मैंने माना है Dm, रिंग की जो रेडियस है वो मैंने मानी है स्मॉल r, और इस रिंग की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, अभी अभी पढ़ा है हमने एकदम फिरेस कि मास ऑफ रिंग अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है मामला, है ना, क्लियर है ना ये। तो बस इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्यों, ठीक है, रिंग नॉन यूनिफॉर्म हुई तो भी चलेगा, लेकिन अभी पूरा डिस्क यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पर मैं इसकी सिग्मा मास डेंसिटी जो है, सरफेस मास डेंसिटी, उसको मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। ओहो सर जी इसको डीवी लिखो, मैंने कहा क्यों, किस खुशी में डीवी लिखूं? अरे सर मास छोटा है तो पोटेंशियल भी छोटा सा होगा। मैंने कहा एकदम करेक्ट। अब ये डिस्क जो है ऐसे ही बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी है, हर रिंग की वजह से यही आपका कुछ पोटेंशियल होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, और यही अगर पोटेंशियल होगा तो सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने कहा एकदम सही, बिल्कुल। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल इज एक्चुअली इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवीपी। पता है इस लेक्चर से पहले ना मुझको नींद आ रही थी बड़ी खतरनाक, क्योंकि आज मैं बड़ा थकान महसूस कर रहा था। खैर अभी भी थकान बॉडी में है, लेकिन मेरी नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई है ना। फिजिक्स में यार ये पावर है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ऐसी दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ते पढ़ते नींद जो है ना नहीं आती कभी भी। तो अगर कभी आपको ऐसा है ना सोने की प्रॉब्लम है कि यार मुझे अपना थोड़ा है ना रात को जल्दी नींद आ जाती है या कुछ ऐसा है, तो उस वक्त आप मैथ्स और फिजिक्स कर सकते हैं, है ना। ये मतलब कईयों पे फिट बैठ जाता है ये, क्या बोलेंगे, जुगाड़ या तुक्का, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे क्या करना चाहते हो। तो हम यहां पर आते हैं और बात करते हैं किस बारे में, हम बात करते हैं इस बारे में, क्या ये वैल्यू डाली हमने जी एम और ये रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब डीएम लिखना है साहब। मैंने कहा डीएम लिखने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, जब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है क्या? याद तो है, लेकिन फिर भी बता दो सर। याद तो देखो सर हमको हर रहता है, बस हम कह रहे हैं सर आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। भाई ये घोर घोर जो है
क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे यार उसको, अत्याचार सिर्फ स्टूडेंट्स पे क्यों? स्टूडेंट्स को याद रहता है कि नहीं, टीचर को भी तो याद रहना चाहिए। सर हमको तो हमेशा याद रहता है, हम दोबारा आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप दोबारा से बता दो वही बात, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि आपको भी याद रहता है कि नहीं, है ना। क्या पता आप भी रट उठा के आते है कि नहीं, उठा के आते हो, क्या पता। तो मैंने कहा कि भाई ये डिस्क जो है वो किससे मिलके बनी है, तुम बोलोगे रिंग से मिलके बनी है। अब मैंने कहा यार जो रिंग है, रिंग 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 रिंगा, इस रिंग रिंग रिंगा का थिकनेस कितना है, तुम बोलोगे आर। और मैंने कहा कि भाई इसकी मास डेंसिटी क्या है, तो मास डेंसिटी के लिए हम यहां पे यूज करेंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सरफेस मास डेंसिटी। तो टोटल मास इसका था कितना, m, और इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, कैप पाई आर स्क्वायर। अभी मैं बात कर रहा हूं डिस्क की, डिस्क की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये डीएम निकले, तो आपको ये मैंने समझाया था, अगर मैं ये रिंग को निकाल लूंगा, रिंग को काट दूंगा, फिर काट के सीधा भी कर दूंगा, तो ये जो रिंगा है ना अपना, ये रिंगा, ओए हाँ, तो ये जो रिंगा है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको। सीधा कर दिया इसको, बोले आज देख तेरा मेरे से पाला पड़ा है, रिंग आ जा, बड़ी गोल गोल है ना, तो गोल गोल बातें करते हैं, तेरे को खींच के सीधा कर देंगे। काटा और सीधा कर दिया इसको। अब सीधा कर दिया तो ये वाली जो लेंथ है कितनी आएगी, बोले सर जी ये सरकमफेरेंस के इक्वल आएगा 2 पाई आर। मैंने कहा बिल्कुल सही। बोले थिकनेस कितनी थी, बोला सर जी डी आर। मैंने कहा डी आर तो एरिया कितना है, बोले सर जी 2 पाई आर डी आर। मैंने कहा पक्की बात, बोले हाँ पक्की बात। मैंने कहा डीएम कितना है, बोले डीएम यार सर जी देखो, अगर मुझे यूनिट एरिया का मास पता है तो बस मुझे एरिया पता लग जाए, बस एरिया पता लग जाए, फिर तो मैं किसी का भी मास लिख के पटक दूंगा एकदम। मैंने कहा लो एरिया पता लग गया, यूनिट एरिया पे इतना मास, तो डी ए एरिया पे कितना मास, डी ए एरिया पे सिग्मा डी ए मास मतलब m बाय पाई आर स्क्वायर, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। बोलो हाँ के ना, आई क्या बात समझ में? अरे मन में बोल लो, मुझे पता है लाइव नहीं है क्लास, ले लो आना बोल लो। यहां पर ठीक है, तो डीएम की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी है भाई, वो वैल्यू है हमारी 2m आर डी आर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो यहां पे डीएम की ये वैल्यू आ गई है। अब उठा के बस इसकी वैल्यू को यहां पे पटकना है, पटको भाई, यहां पे पटकेंगे एकदम जोरते, और जोरते पटकने के बाद करेंगे हम का इंटीग्रेशन। तो ये पटक दिया हमने, डीएम का वैल्यू क्या है, ये है इतना इतना इतना, और नीचे का आ रहा है, नीचे आ रहा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिख दियो। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में कहा दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, बिल्कुल हम पे दिख रहा है। अब सुनो, अब मैं यहां क्या कह रहा हूं कि यहां हमको करना होगा इंटीग्रेट। बोले इंटीग्रेट, इसको देख के हमको रोना आ रहा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अरे मैं क्यों रो रहे हो भाई, कौन वेरिएबल है पहले ये से देखो। बोले वेरिएबल सर अपना है ये आर, एक्स थोड़ी ना वेरिएबल है। तो मैंने कहा आर स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है आर, बस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करो और बढ़िया से इसको इंटीग्रेट करो। बोले हाउ करते, लो। बोले सर हमने बोली और हमने कर दी, हमने कही और हमने कर दी बस सर। तो सर आपने कहा कि भैया ये इंटीग्रेशन ऑफ GM2 और जय आर का तो आर डी आर, और नीचे का है, नीचे है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो हाँ के ना, क्या करेंगे भाई, यहां पर टी स्क्वायर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट किया, करो इसको डिफरेंशिएट, तो आर स्क्वायर का आ जाएगा 2 आर डी आर, एक्स स्क्वायर का 0, और टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t dt, कैंसल कैंसल, और यहां पर आर डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, टी डी टी। उठा के बटको भाई साहब, यहां पे एकदम धोबी पछाड़ लगाओ इसका, यहां से आर डी आर की जगह उठा के पटक दिया क्या अपना टी डी टी। रखिए बात, हरे थे लिख दूं, लिख दो सर, तो ये लिख दिया मैंने हरे हरे थे, ठीक है। तो अब यहां पर नीचे, नीचे क्या है, नीचे था भाई आपने पास आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं,
तो ये टी स्क्वायर आया तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और टी क्यूब। अब ऐसे कई बार आप देखोगे कि टीचर्स है ना, मतलब आप पढ़ोगे तो फिजिक्स में, मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में कई बार आपको टीचर है ना इसमें सब्स्टिट्यूशन से अगर करवा रहे होंगे इस तरीके से, तो वो बोलेंगे इसको टी मान ले बेटा, तुम टी मानोगे बात सही रहेगी, आंसर भी एकदम सही निकलेगा। लेकिन मैं हमेशा टी स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको एक ना एक वो टिप देता हूं, टिप। वैसे मैं मैथ्स का फैकल्टी नहीं हूं, फिर भी एक टिप देता हूं, खैर वो मैथ्स की फैकल्टी आपको दे ही देगी। आप 12th में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कई बार आपको तुक्के भी मारने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। अगर कोई चीज रूट में दिख रही है ना, रूट में जैसे 1/2 दिख रहा है, तो उसको एक बार स्क्वायर मान के चेक कर लिया करो। कई बार है ना मुश्किल काम बड़े आसान हो जाते हैं इस छोटी सी बात से, ठीक है। तो यहां पर हमने यहाँ पे ये कुछ लिखा, तो टी स्क्वायर रखूंगा तो 2 से 2 तो उड़ जाएगा और कितने बचेगा, ये बचेगा यहाँ बचेगा टी क्यूब, और टी क्यूब तो टी से टी गया तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई तकलीफ होगी, है ना। अरे इंटीग्रेट मैं ही कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा। बोले सर ऐसा तो नहीं कि हमें तकलीफ नहीं होगी, तो तुम आप बोलोगे कि ठीक है कर लो ना खुद ही इंटीग्रेट। नहीं इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ। ये जो कांस्टेंट है उसको एकदम बाइज्जत बरी कर देंगे हम, इज्जत के साथ बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है अपने पास 1/t स्क्वायर, तो उसको लिख दूंगा मैं टी की पावर माइनस, रे अंग्रेज, टी की पावर -2, और यहां आ जाएगा कितना dt। और सर लिमिट नहीं लगाई, मैंने कहा लिमिट लास्ट में पटक देंगे यार। तो टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, टी की पावर -2 +1 तो ये आ जाएगा माइनस का 1/t। याद आया क्या? ठीक है सर जी, लिमिट बताओ, लिमिट बाद में बताएंगे साहब। माइनस को ले लो बाहर, माइनस को बाहर ले ले, बोले हो ले लिया बाहर। कितना बचेगा, ये बचेगा सर 2gm/r², और यहां पर आ जाएगा 1/t। अब t की जगह सर मैं क्या रख रहा हूं, t की जगह मैं रख देता हूं 1/r² + x²। तो लिमिट है ना मैं r की ही लगा रहा हूं मेरे भाई। सबसे छोटी रिंग 0 रेडियस की, सबसे बड़ी रिंग कितनी, r रेडियस की। यहां से अब मैं लिखने जा रहा हूं 2m/r²। यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना, ये लेके चला हूं मैं, 3/2 आ गया ना मेरा। वही मैं देखूं ये हो क्या रहा है, ठीक है, वही मैं देखूं कि यार ये चक्कर क्या बैठ रहा है भाई इधर, क्या अंग्रेज आदमी हूं मैं भी। देखा यार ये हो क्या रहा है भाई, कहां से कहां चले गया मैं, क्या गड़बड़ करी पता है। ये जो हाफ थी पावर उसमें 3/2 चेप दिया मैंने, क्या होगा मेरा बताओ। ठीक है, यहां पे ये हाफ है भाई साहब, हाल तो मैं नेता बन रहा हूं क्या यार। बोले सर है ना कि फालतू की जो बातें कर रहे थे ना, इससे बढ़िया पढ़ाई लिया करो, ऐसी गलतियां नहीं होगी। बात तो मेरे को भी लग रही है, खुद पे गुस्सा आ रहा है, ऐसी बकवास चीजें मैं कर रहा हूँ ना। चलो तो टी स्क्वायर बटका तो इधर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोबारा से देख लो भाई, ये पूरा मामला साफ कर देते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, ये थोड़ी सी गलती हो गई इसके लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने को यहां पे क्या करना है कि यहाँ पे पावर में हाफ है, तो वो हाफ जब इधर रखेंगे तो इधर मैं टी स्क्वायर डालूंगा तो वो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ पे, और अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का gm बाय, मैं यार यही सोच रहा था कि भाई ये इंटीग्रेट करते करते पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिजल्ट, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड वाला रिजल्ट कैसे आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और लिमिट लगेगी r की 0 से कैपिटल R, और यहां पर अपने पास एक बार रखूंगा मैं टी की जगह रख रहा हूं पहले तो उसकी वैल्यू r की, टी की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है। अब मैं यहां पर लिमिट रखूंगा, ठीक है, ये लिमिट रखी हमने, r की जगह रखा एक बार कैपिटल R, और एक बार रखा हमने 0, और नीचे क्या था भाई, नीचे था ये r²। क्लियर है ये चीज। यहां से जाके अपने पास ये कुछ रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट आएगा अपने पास किसका, ठीक है। एक बार मैं वापस से पूरा चेक मार देता हूं भाई, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हो गई हो, ठीक है। तो अपने पास रिंग की वजह से लिखा मैंने माइनस का gm/r, उठा के यहां से पटका, dm अपने पास आ जाएगा सिग्मा इंटू डी जो है 2πr dr, पाई से पाई कटा है 2mr r² इधर, तो यहां dm की जगह रख दिया 2mr dr, और ये r², और ये चीज इतनी, फिर यहां से 2mr gr था, देखो 2 भी रह गया अपना, ऐसे ही तो गड़बड़ होती है, ये 2
2gmr स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पूरा 2gmr स्क्वायर निकल रहा है यहां से। आर डी आर की जगह अपने पास टी डी टी आ जाएगा और यहां से टी से टी कट जाएगा, टी आ जाएगा रूट और ये रिजल्ट आ जाएगा बस। अब सही है मामला एकदम, कहीं पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास रिजल्ट रहेगा। बहुत ही लीस्ट मतलब ये पूछा जाता है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये, फिर भी याद रखना है तो याद रख लो भाई, है ना। एक बात बताऊं, मतलब तरीके वाली बात बताऊं, मेरे को भी ये फॉर्मूला याद नहीं है। बोलो क्या बात कर रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं है आपको? फिर आप तो टीचर हो, आपके से आपको बच्चा कोई सवाल पूछता होगा तो आप क्या करते होंगे? भाई मैंने बताया ना, हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ये चैप्टर पढ़ा देते, तो मेरे को तो याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से ही मैं तो ये निकालता था बस। ठीक है, 2-3 सेकंड लगते हैं बस, ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एम के फॉर्म में नहीं सिग्मा के फॉर्म में रिजल्ट को याद रखा जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि डिस्क तक का कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं किस पे, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी और भी चीजें बाकी हैं, अभी और भी चीजें बाकी है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सबसे पहले रिलेशन की। तो रिलेशन ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में, सॉरी उससे पहले एक और चीज रह गई है। उससे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब मैं कह रहा हूं कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सुनना बात, तो यहां मैं चाहता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि अगेन कोई बॉडी है और मान लो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब आपको मान लो इस पॉइंट पे VA है और इस पॉइंट पे VB है, तो आपको VA और VB ये वैल्यू आपको VA माइनस VB आपको निकालना है। या और मैं ढंग से अगर बात करूं तो एक पॉइंट इनिशियल है, एक पॉइंट फाइनल है ना। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। मान लो मैं B से A जा रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है? अगर मैं B से A जा रहा हूं तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। डिफरेंस इनिशियल से फाइनल जब आप जा रहे हो, ऐसे जब आप जा रहे हो तो आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब VA माइनस VB। आप क्या लिखोगे यहां पे? आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एंड VA माइनस VB इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज माइनस ऑफ या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेन in bringing a unit point mass from B to A। जिस तरीके से वहां पे इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जाता था, इंफिनिटी अपना इनिशियल पॉइंट होता था और वो पॉइंट अपना फाइनल पॉइंट होता था। तो इस बार मैं B से A अगर जा रहा हूं तो आपको B से A लेके जाना है। कैसे सर जी? वैसे ही क्या, डेल्टा के को 0 रखते हुए? बिल्कुल। और सही सर वही यूनिट मास? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो फिर वो कहानी भी वैलिड हो जाएगी। स्लोली लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना सिस्टम लगा रहा होगा उसका एकदम अपोजिट। सर जी फिर तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि VA माइनस VB इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम B to A। देखा बिल्कुल। और सर फिर तो इस तरीके से तो आप ये भी कह सकते हो कि VA माइनस VB, मतलब इसकी भी वही 3 डेफिनेशन हो जाएगी। तो वहां पे E डॉट DR हुआ करता था, यहां पे E डॉट DR की जगह सॉरी E डॉट DR हुआ करता था इंफिनिटी से लेकर पॉइंट तक, तो यहां पे इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट की जगह आ जाएगा A से B, B से A सॉरी। बस इतना सा अंतर है। वहां इंफिनिटी से लेके आ रहे थे, यहां पे किसी पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे थे। तो इस तरीके से आपके तीनों फॉर्मूले तीनों तरीके से डिफाइन हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? या आप ऐसा भी कह सकते हो सीधे सीधे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो और यहां पे डिफरेंस को कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप एक बात को समझें, ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे अच्छा सर एक चीज बताओ। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सर। आपके इस लॉजिक से तो है ना हमको एक डाउट उत्पन्न हो गया है हमारे माइंड में। देखा बिल्कुल बिल्कुल डाउट उत्पन्न हो गया तो क्लियर होना चाहिए, और नहीं उत्पन्न हुआ है तो मैं कर देता हूं।
है ना। अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, घर जाओगे तब हो जाएगा। तुम कहोगे सर जी आपके इस तरीके के हिसाब से तो जब आप बी से ए जा रहे हो तो आप ऐसा कुछ कह रहे हो। तो सर अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरा बी पॉइंट जो था वो इंफिनिटी पे ही था, इस फॉर्मूले को देख करके तो मुझे फिर ये लगता है अगर हमारा बी पॉइंट इंफिनिटी वाला पॉइंट था, इंफिनिटी से ए तक आने में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी और पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वी ए माइनस बी इंफिनिटी जो होगा सर आपके तरीके से तो ये हो जाएगा। बोलूंगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो दिक्कत क्या है इसमें? बोले दिक्कत क्यों नहीं है इसमें? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? बोले सर आपने तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था उसमें तो बताया था वी ए ऐसा होता है, आपके बताए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वी ए की वैल्यू ये है, और अभी जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग वी ए माइनस वी इंफिनिटी की वैल्यू ये है। तो अब इस दुविधा को दूर करो, इससे ये कैसे आया तो अब तुम समझ गए होंगे। इससे ये ऐसे आया क्योंकि जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, जब मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे डिफाइंड है, तो यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि वी इंफिनिटी इज 0, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहां ये मुझे मान के चलना पड़ेगा कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, तभी जाके ये फॉर्मूला तुम बोलोगे, अदरवाइज, या तभी जाके तुम ये फॉर्मूला बोलोगे, अदरवाइज ये चीज आएगी वीपी माइनस वी इंफिनिटी। तरीके से ये होना चाहिए वीपी माइनस वी इंफिनिटी। तो आप इस बात को समझे, कहां गया मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी। तो आप इस बात को समझे कि मेरे भाई अगर आपने रेफरेंस कहां ले लिया है, रेफरेंस इज एट इंफिनिटी, मतलब रेफरेंस का मतलब जहां पोटेंशियल को 0 माना है तब जाके आप इस पे पहुंचेंगे, अदरवाइज ये रहेगा। तो आपको शायद इतनी बात समझ में आ गई हो कि जो ये पोटेंशियल था इसका जो फॉर्मूला आया था, जैसे पॉइंट मास के लिए आया माइनस का gm/r। अब सोचो जरा ध्यान पूर्वक कि अगर मैं ये इसको 0 ना मानूं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। अगर मैं इंफिनिटी की जगह किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 मानता हूं, ध्यान है वर्क पावर एनर्जी में मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं और उसी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है। सेम वही कहानी यहां पे पोटेंशियल के लिए भी है कि आपका रेफरेंस आपने कहां लिया है उसके हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू डिसाइड होगी। अगर आपने इंफिनिटी से रेफरेंस लिया है तो पॉइंट मास के लिए आप बोलेंगे माइनस का gm/r। अदरवाइज मान लो मैं कहता हूं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल है अपने पास कितना, 2 जूल पर केजी, 2 जूल पर केजी अगर पोटेंशियल है तो वो प्लस ये चीज आएगी ही आएगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी और यहीं से हम एक बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिख देते हैं, तो ये जो कि हम वर्क पावर एनर्जी में बात कर चुके हैं, क्या मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिपेंडेंट, या पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पे वो डिपेंड करेगा। वहीं अगर आप बात करोगे किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि V एक कोई वैल्यू निकालने के लिए आपको V इंफिनिटी पता होना चाहिए, इतना है। कहां पे इंफिनिटी 0 कहां माना है उसके हिसाब से आपको समझना है। तो अगर आपको कभी भी पोटेंशियल निकालना है तो आपको कहां से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रेफरेंस से आप इंटीग्रेट करोगे। अब मान लो आपका रेफरेंस जो है ना वो इंफिनिटी पे ना होकर के किसी फाइनाइट पॉइंट पे है, तो उस फाइनाइट पॉइंट से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो वो कह रहा है कि रेफरेंस जो है ना वो 20 मीटर पे मान लिया मैंने, तो 20 मीटर से ए तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है रेफरेंस पॉइंट पे, बट
पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। जिस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिपेंड नहीं करता रेफरेंस पॉइंट पे, इंडिपेंडेंट होता है वो रेफरेंस पॉइंट से। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। क्यों भाई? यहां देखो, यहां क्या मैं इसको डिफाइन करते वक्त कुछ कह रहा हूं कि कहां पे मेरे को रेफरेंस लेना है? कहीं नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। अब यहीं से हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, अच्छा एक सवाल है ना, एक सवाल बिल्कुल मुच्चा सा सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई बोला सर ये समझ नहीं आ रहा पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा देखो यार, मान लो एक पॉइंट है अपने पास ए और दूसरा पॉइंट है अपने पास बी, और तुमसे कहा जा रहा है कि भैया कैलकुलेट बी ए माइनस वी। यहां पर तो कुछ इंटीग्रेट थोड़ी ना करोगे, तो तुम्हें पता है ए पे पोटेंशियल कितना है? ए पे पोटेंशियल है माइनस का जी एम बाई आर। बी पे कितना है? बी पे भी है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का जी एम बाई टू आर। तो ये आ जाएगा माइनस का जी एम बाई टू आर। खत्म, बस माइनस कर दो सीधे से। दोस्तों आज का सेशन अभी हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा कांड हो गया फिर से रिकॉर्डिंग करते करते। हुआ क्या कि मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी आपने देखा होगा एक कट आया है बीच में, रिकॉर्डिंग कर रहा था तो हुआ क्या, मेरा माइक हो गया एकदम से ऑफ, मतलब बैटरी डाउन हो गई, और मैं मस्त 1 घंटे से पढ़ा रहा था, और वो पूरा जो है वो वेस्ट चले गया, क्योंकि उसमें ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। और मतलब अब मेरे को इतना बुरा वाला फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मैं क्या ही करूं। और दिक्कत यह है कि अब रात तो बहुत ज्यादा हो चुकी है और मुझे टाइमली ये भेजना होगा, तो आज का सेशन जो है ना आपको छोटा ही मिलेगा ये, ठीक है। तो आपका ये जो आज की जो खाना पूर्ति है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हो जाएगी, तो चिंता मत कीजिएगा। मैं काफी चीजें जो डेरिवेशन है ना, तो अगले लेक्चर में मैं डेरिवेशन ऑलरेडी सॉल्व करके लाऊंगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम वहां पे बच जाए, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी खत्म आपके लिए हो जाएगा, मेरे लिए तो वही मेहनत हो गई। चलिए, तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और थोड़ा सा मैं वापस क्षमा चाहूंगा, क्षमा, सॉरी भाई, क्योंकि मुझे ध्यान देना चाहिए था कि बैटरी में पूरा चार्ज है कि नहीं, है ना। माइक की बैटरी ऑफ हो गई थी और पता नहीं चला, तो गलती मेरी तरफ से थी, लेकिन आगे मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और जय हिंद।